हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अल्टीमेट गोल। आज की इस वीडियो में हम पॉपुलेशन जियोग्राफी की 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये 40 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपकी डेमोग्राफी के काफी ज्यादा पोर्शंस की कवर करता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कोई भी एग्जाम आप जहां पर पॉपुलेशन जियोग्राफी सिलेबस है, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, वहां पर ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए एबॉर्शन रेशियो और एबॉर्शन रेट। ओके, एबॉर्शन रेशियो और एबॉर्शन रेट। तो यहाँ पर एबॉर्शन रेट क्या है? पर 1000 वुमेन के बीच में जिसकी एज 15 to 44 या 15 to 49 है। अब ये दो एज ग्रुप की हुए कि ये होता है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और ये होता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए होते हैं और ये होता है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। तो इंटायर डेमोग्राफिक टर्मिनोलॉजी में हम जब ये अलग अलग एज ग्रुप डिस्कस करेंगे तो ये आप याद रखिएगा। तो एबॉर्शन रेट क्या होता है? नंबर ऑफ एबॉर्शन, जितने अबॉर्ट किया जाता है जितने बच्चे को पर 1000 वुमेन्स एजेस 15 to 44 की एज में, और ये एक गिवन ईयर में। नेक्स्ट आता है एबॉर्शन रेशियो। ये क्या है? नंबर ऑफ एबॉर्शन कितना होता है पर 1000 लाइव बर्थ के हिसाब से। तो दोनों अलग चीज है। नेक्स्ट हमारा आते हैं कि एज डिपेंडेंसी रेशियो। अब एज डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि रेशियो बिटवीन डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? चाइल्ड को। अब ये अलग अलग कंट्रीज में अलग होता है। अंडर 15 जो है उसको चाइल्ड बोलते हैं हमारे यहाँ पर, और 64 से ज्यादा जो होता है उसको हम ओल्ड एज पॉपुलेशन बोलते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन के एज ग्रुप से इनको हम प्लस करेंगे और नीचे क्या देंगे? जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, मतलब 15 to 64 एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है, इसको हम डिपेंडेंसी रेशियो बोलेंगे। और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालना चाहेंगे तो हम 100 करेंगे। इसी को एज डिपेंडेंसी रेशियो या डिपेंडेंसी रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या चीज है कि अगर किसी कारणवश जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है और एल्डरली पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन भी हो सकते हैं, ये अगर इंक्रीज होने लग गया और जो चाइल्ड पॉपुलेशन है ये भी इंक्रीज होता है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीजिंग जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो ज्यादा है चाइल्ड पॉपुलेशन और एडोलसेंट पॉपुलेशन से के हिसाब से। अब चाइल्ड और एडोलसेंट के हिसाब क्या है कि 12 ईयर्स तक हम चाइल्ड मानते हैं और उसके बाद जो 12 से 18 तक ग्रुप रहता है या 16 तक ग्रुप रहते हैं उसको हम एडोलसेंट पॉपुलेशन बोलते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग चीज होता है। एज ग्रुप जो होता है एडोलसेंट का अलग ग्रुप होता है, हमारे यहाँ पर 16 तक लिया जाता है। तो ये जो एडोलसेंट पॉपुलेशन से, सॉरी हमारे यहाँ पर 18 ईयर्स तक लिया जाता है। ठीक है, ये जो एडोलसेंट एज ग्रुप है। अब ये 18 ईयर्स लिया जाता है वोटिंग पर्पज से, कोई और पर्पज से मेडिकल हो या कुछ और केस हो, वहां पर हम 16 तक लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन है इसको हम एडोलसेंट बोलते हैं। और ये किसी कारणवश अगर चाइल्ड पॉपुलेशन और एडोलसेंट पॉपुलेशन से ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है तो उसको हम एजिंग ऑफ पॉपुलेशन बोलेंगे। अब ये कब होता है कि अगर फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज होता है। अब फर्टिलिटी क्या है? बर्थ पर वुमेन। ठीक है, बर्थ पर वुमेन उसको हम फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। वो अगर किसी भी कारण पर गिर जाता है, कोई भी कारण, चाहे फैमिली प्लानिंग हो या कुछ भी चीज है, उसको कारण अगर वो नीचे चला जाता है, कम होता है, फर्टिलिटी रेट जो पहले था उससे कम हो जाता है। क्योंकि ये जो बीच में एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आता है, ये पॉपुलेशन मान लीजिए ये 5 करोड़ इंक्रीज हुआ, ये 5 लाख इंक्रीज हुआ और ये 6 लाख इंक्रीज हुआ, तो ये 1 लाख कहां से आ गया? माइग्रेशन से भी हो सकता है। लेकिन जनरली ये एजिंग अप तभी बोलते हैं जब फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो गया। ठीक है, उसी केस में हम बोलते हैं, क्योंकि जो न्यू सेंसस ईयर है वहां पर फर्टिलिटी रेट अगर डिक्रीज होता है तो उसको हम एजिंग ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बेबी बूम। बेबी बूम क्या है कि अगर ड्रामेटिक इंक्रीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फर्टिलिटी रेट में, और उससे क्या होता है कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ बर्थ जो होता है वो अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम बेबी बूम बोलते हैं। अब ये बेबी बूम का सिचुएशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें देखने को मिला था। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 4 कंट्रीज मेन जगह था जहां पर बेबी बूम हो गया। बेबी बूम मतलब एक साथ बहुत सारे बच्चे अगर हो जाता है। अब यूनिसेफ में इस बार एक प्रोजेक्शन किया था। ठीक है, यूनिसेफ में लॉकडाउन की वजह से इंडिया जैसे कंट्रीज में बेबी बूम सिचुएशंस आने वाला है, ये प्रोजेक्शन किया गया था। अभी 5 मंथ्स हुआ है, तो लॉकडाउन के पीरियड से अभी तक 10 मंथ्स नहीं गया है। जनरली जो हमारी टाइम पीरियड होता है उसको 9 मंथ दिया जाता है, तो अभी 10 मंथ नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से अगर 10 मंथ और 5 मंथ बाद ये हमें पता चलेगा कि इंडिया में क्या बेबी बूम सिचुएशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। फिलहाल यूनिसेफ का एक प्रोजेक्शन था कि जो लॉकडाउन हुआ था उसके चलते सभी लोग घर पर थे, तो यहाँ पर इंडिया जैसे कंट्री में बेबी बूम हो सकता है, ये प्रोजेक्ट किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट आता है बर्थ कंट्रोल। अब ये क्या होता है कि बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस क्या होता है? कपल्स जो परमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद रिड्यूस लाइवलीहुड ऑफ कॉन्सेप्शन एंड बर्थ। तो ये क्या चाहता है? जो बर्थ या कॉन्सेप्शन जो होता है उसको किसी कारणवश ये डिले कर सकता है या क्या कर सकता है? रिड्यूस करता है, नंबर ऑफ बर्थ को रिड्यूस करता है। तो ये कोई जो प्रोसेस है इसी को हम बर्थ कंट्रोल बोलते हैं। तो ये इंडिविजुअल चॉइसेस है हमारे कंट्री के लिए। चाइना जैसे कंट्री के लिए इंडिविजुअल चॉइसेस नहीं, ये गवर्नमेंट चॉइसेस है।
तो जनरली जहां पर आपका डेमोक्रेसी है वहां पर ये जनरली जो पर्सनल लिबर्टी जो होता है जहां पर होता है वहां पर ये इंडिविजुअल चॉइस होता है। लेकिन कोई भी कंट्री जहां पर गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग या फर्टिलिटी कंट्रोल में लाता है, जैसे चाइना कंट्री में, वहां पर बर्थ के लिए बर्थ कार्ड लेना पड़ता है। तो अगर कोई मैरिड कपल है जिसको बर्थ कार्ड नहीं दिया गया तो उसको बर्थ किसी भी तरीके से उसको बर्थ कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट आता है बर्थ रेट। अब बर्थ रेट क्या है? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। पर 1000 पॉपुलेशन से के हिसाब से जितनी भी नंबर ऑफ लाइव बर्थ होते हैं, ये लाइव बर्थ, हाँ, अगर कोई मरा हुआ बच्चा पैदा होता है तो ये इसमें काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है बर्थ पर अनमैरिड वुमेन। अब इसका संबंध जो है वो हमारे जो अबॉर्शन रेट या अबॉर्शन रेशियो है उससे ये रिलेटेड है। जो अनमैरिड वुमेन है उसकी अगर कोई बच्चे होते हैं किसी भी कारणवश, ठीक है, और यहाँ पर अनमैरिड में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि नेवर मैरिड भी होते हैं, विडोड भी हो सकते हैं और डिवोर्स भी हो सकते हैं। ये तीनों कैटेगरी की वुमेन यहाँ पर अनमैरिड कपल के अंदर या सॉरी अनमैरिड वुमेन के अंदर आते हैं और ये 15 to 49 एजेस ग्रुप के अंदर इसको लिया जाता है। तो इसको हम बर्थ रेट फॉर अनमैरिड वुमेन होते हैं और ये आपका जो अबॉर्शन रेशियो है उससे काफी ज्यादा रेट होता है। अगर ये हायर हो गया, मतलब बर्थ पर अनमैरिड वुमेन अगर हायर है, तो उसी कंट्री में हमें अबॉर्शन रेशियो भी ज्यादा देखने को मिलता है इन जनरल, सभी केस में नहीं लेकिन इन जनरल में। नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन क्या है? द इमिग्रेशन ऑफ ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंट्रीज हाईली स्किल्ड। कोई भी हाईली स्किल्ड वर्कर, ठीक है, अगर माइग्रेट करता है तो उसको हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। माइग्रेट मतलब आउट माइग्रेशन, मतलब सोर्स कंट्री से बाहर चले जाता है तो सोर्स कंट्री के सापेक्ष में वो ब्रेन ड्रेन होता है और जो डेस्टिनेशन कंट्री है उसका ब्रेन ड्रेन होता है। नेक्स्ट है कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम सस्टेनेबल साइज, मतलब एक कंट्री है, उसकी जो इकोसिस्टम है या एक एनवायरमेंट है, उसका जितने मैक्सिमम, जितने ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है उसी को हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। और अगर पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो वो पॉपुलेशन किसी भी तरीके से उसका डेथ गारंटीड है। ओके, नेक्स्ट आता है चाइल्ड वुमेन रेशियो। अब ये क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर एज 5 पर 1000 वुमेन एजेस 15 to 44 और 15 to 49, ठीक है। अब ये फर्टिलिटी रेट को दर्शाता है, सीधा सीधा फर्टिलिटी रेट को यहाँ पर दर्शाता है चाइल्ड वुमेन रेशियो। नेक्स्ट आता है क्लोज पॉपुलेशन, जहां पर कोई माइग्रेशन नहीं होता है। तो यहां पर क्या होता है? पॉपुलेशन का जो चेंजेस होता है वो सिर्फ बर्थ और डेथ के द्वारा ही होता है। कोहॉर्ट मतलब एक पार्टिकुलर डेमोग्राफिक ग्रुप, मतलब जो मान लीजिए 1900 साल में जो लोगों का बर्थ हुआ है वो एक कोहॉर्ट है। हम लोग एक बात करते हैं 90s की, वो भी एक कोहॉर्ट है। आपकी जो क्लासमेट है उसको आप कोहॉर्ट कह सकते हैं। और ये सारे के सारे बर्थ कोहॉर्ट है। मैरिज कोहॉर्ट है कि मान लीजिए जहां पर कुछ जगह पर यूनिवर्सल मैरिज होता है, ठीक है, यूनिवर्सल मैरिज होता है, वहां पर किया जाता है इस तरह की चीजें, तो उस केस में मैरिज कोहॉर्ट भी आपको देखने को मिलता है। स्कूल क्लास कोहॉर्ट देखने को मिलते हैं, मतलब एक ही टाइम पर जो डेमोग्राफिक ग्रुप रहते हैं उसको हम कोहॉर्ट बोलते हैं। कॉन्सेंसुअल यूनियन ये है कोहैबिटेशन विदाउट ऑफ अनमैरिड कपल। अनमैरिड कपल अगर रहते हैं लॉन्ग टाइम तक तो इसको हम कॉन्सेंसुअल यूनियन बोलते हैं, जिसको लिव इन रिलेशनशिप भी कहा जा सकता है। और ये अभी इंडिया में भी परमिसेबल है। जो हमारे फॉरेन कंट्रीज होते हैं, जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज है जनरली, वहां पर कॉन्सेंसुअल यूनियन ज्यादा देखने को मिलता है और इसका भी संबंध जो आपका अबॉर्शन रेट है या अबॉर्शन रेशियो है उससे ज्यादा है, ठीक है। अगर कॉन्सेंसुअल यूनियन ज्यादा होता है तो वहां पर ये लेस लाइकली कि ये इसको बच्चे चाहेंगे, तो इस केस में अबॉर्शन रेट भी ज्यादा देखने को मिलता है। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस, अब ये दिखाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कोई कंट्री में, ठीक है। अब ये क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? देखिए, एक चीज माना जाता है कि अबॉर्शन से ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन अच्छा है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो पॉपुलेशन तो कंट्रोल करना ही होगा क्योंकि हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है। ज्यादातर कंट्रीज में ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अपनाया जाता है अबॉर्शन से ज्यादा, और काफी सारे कंट्रीज ऐसे भी है जहां पर अबॉर्शन को क्राइम माना जाता है, ठीक है, टोटली क्राइम है, वहां पर अबॉर्ट करना अलाउड नहीं है, तो वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ ये रिलेट करता है और पॉपुलेशन ये चीजों को भी रिलेट करता है कि फैमिली प्लानिंग से कितना ज्यादा संबंध रखते हैं, और ये किसी भी तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर इस्तेमाल करें तो ये इसका अंदर आता है। नेक्स्ट है क्रूड रेट। अब ये क्रूड रेट क्या है? कोई भी डेमोग्राफिक इवेंट अगर एंटायर पॉपुलेशन के लिए कंट्रोल किया जाता है, तो मतलब जब भी आपको क्रूड बर्थ रेट देखने को मिलेगा तो वहां पर पर 1000 पॉपुलेशन मिलेगा, मतलब एंटायर पॉपुलेशन के लिए, कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के लिए, वुमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, उसके लिए नहीं। जब भी आपको क्रूड देखने को मिलेगा तभी मान लीजिए कि वहां पर नीचे 1000 पॉपुलेशन लिखा हुआ होगा, ठीक है, कोई एज ग्रुप नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पर 1000 पॉपुलेशन मतलब हम 1000 के हिसाब से मेजर करता है, लेकिन एंटायर पॉपुलेशन के लिए वो डेटा कंप्यूट किया जाता है। नेक्स्ट होता है डेथ रेट। इसको भी क्रूड डेथ रेट जैसे ही हमने बताया, देखिए पर 1000 पॉपुलेशन इन ए गिवन ईयर, ओके, नंबर ऑफ डेथ। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्लूडिंग साइज, कॉम्पोजिशन,
पॉपुलेशन की जो स्टडी है हमारी, उसी को हम डेमोग्राफी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, डेंसिटी हो गया, ग्रोथ हो गया, जो भी है पॉपुलेशन और उससे रिलेटेड जो भी चीजें है, जो भी पैरामीटर्स है, उनके स्टडी को हम डेमोग्राफी बोलते हैं। डिपॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिक्लाइन, अगर किसी भी कारणवश कोई कंट्री का पॉपुलेशन गिर रहा है, मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को हम डिपॉपुलेशन कहते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो, जो एज डिपेंडेंसी रेशियो पढ़ा था वही, इसी को हम डिपेंडेंसी रेशियो ही बोलते हैं। तो ये एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये आप देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर है। नेक्स्ट है डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम में क्या है, द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द पॉपुलेशन ऑफ एन एंटायर एरिया टू डबल इट्स प्रेजेंट साइज। मतलब मान लीजिए क्या है कि अगर आज की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके हिसाब से डबलिंग टाइम, कितने देर बाद ये जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पॉपुलेशन साइज की ग्रोथ रेट, मतलब आज जो टू पॉपुलेशन है किसी एरियाज में, मान लीजिए 2 है, तो वो 2 साल बाद या 10 साल बाद 4 हो जाएगा। तो 4 से 6 नहीं होगा, उसके बाद 4 से 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम ऐसे ही हिसाब किया जाता है। लिनियर ग्रोथ यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, आपको जियोमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलता है डबलिंग टाइम से। तो ये जो मान लीजिए किसी कंट्री में 10% पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो पहले 100 था, अभी उसके बाद 110 हो गया, अब उसके बाद 121.1 हो गया। ऐसे करते 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 जितने साल बाद ये 200 तक पहुंचेगा, वो टाइम पीरियड को हम डबलिंग टाइम कहते हैं। इमिग्रेशन रेट, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स डिपार्टिंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ ओरिजिन पर 1000 पॉपुलेशन। तो ये भी क्रूड इमिग्रेशन रेट है। ठीक है, कितने लोग बाहर जाते हैं पर 1000 पॉपुलेशन से। नेक्स्ट है जनरल फर्टिलिटी रेट, जिसको जीएफआर बोलते हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन्स। अब यहाँ पर जैसे ही फर्टिलिटी रेट आएगा ना, आपको एज ग्रुप देखने को मिलेगा, क्योंकि 49 के बाद वुमेन को जनरली इनफर्टाइल घोषित कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, जीआरआर। तो ये क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स। अब ये डॉटर्स क्यों लिया जाता है, क्योंकि यहां पर यह माना जाता है कि फर्टिलिटी से सीधा सीधा लड़कियों का संबंध है, इसीलिए इसको ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में नंबर ऑफ डॉटर्स दैट वुड बी बोर्न अलाइव टू ए वुमेन और ए ग्रुप ऑफ वुमेन, जो जिस हिसाब से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम इफ सी पास थ्रू हर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। चाइल्ड बियरिंग ईयर्स हमारा कितना होता है, 15 to 49। हमारे कंट्रीज में जो डेवलप्ड है वहां पर 15 to 44। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फॉर्मिंग टू एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, इसको फर्टिलिटी रेट के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेट रिप्रोडक्शन रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स जो होगा ये एवरेज है, मतलब अगर टोटल चाइल्ड बियरिंग एज तक, मतलब 15 to 49 ईयर्स तक कोई भी ग्रुप ऑफ वुमेन जिंदा रह सकता है, जिंदा रहते हैं, तो इस एज से अगर वो पास करता है, मतलब जिंदा है, तो उसको कितना ज्यादा डॉटर्स, नंबर ऑफ डॉटर्स कितना होता है। ठीक है, कितना जो बेबी का बर्थ होता है उनमें से डॉटर है। तो ये अगर मान लीजिए किसी का 2 बच्चे हो गया, उसमें एक डॉटर है, तो वहां पर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट हो जाएगा 1। नेक्स्ट आता है नेचुरल इंक्रीज। अब नेचुरल इंक्रीज और डिक्रीज क्या है, सरप्लस और डेफिसिट ऑफ बर्थ ओवर डेथ। मतलब यहां पर क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ, इसको हम बोलते हैं नेचुरल इंक्रीज। नेक्स्ट आता है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है कि P2, मतलब नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन, उससे पहले ईयर की जो पॉपुलेशन है उसका बाय पिछले वाले ईयर के पॉपुलेशन P1 इंटू 100, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। ओके, या 100 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, जैसे आप करेंगे। मतलब P2 मतलब एक डेमोग्राफिक ईयर, उसके बाद P1 उससे पहले वाला जो ईयर था बेस ईयर। मान लीजिए आप अभी हम ग्रोथ रेट निकालेंगे तो 2021 पे सेंसस होने वाला है, तो हमें यहाँ पर जो पॉपुलेशन था पहले 2021 का जो पॉपुलेशन आएगा उसके साथ 2011 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे, बाय में 2011 की पॉपुलेशन करेंगे और 10 करेंगे, क्योंकि ये गैप जो है वो 10 ईयर्स का है, इसलिए यहाँ पर हमें 10 किया जाता है 100 बनाने के लिए, क्योंकि पहले से ही 10 है ना, ये गैप जो है 10 ईयर्स का है। अगर ये पर ईयर कंप्यूट किया जाता था तो यहाँ पर हम 100 करें। तो ये 2 तरह की ग्रोथ रेट होता है, एक एनुअल ग्रोथ रेट और एक डिकेडल ग्रोथ रेट है। आप जैसे हिसाब करेंगे वैसे होगा। अगर आप डिकेडल ग्रोथ रेट हिसाब करेंगे तो इंटू 10 हो जाएगा, और अगर आप एनुअल ग्रोथ रेट हिसाब करेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना होता है कि इन्फेंट माना जाता है अंडर एज 1। अब ये चीज याद रखिए, एज 1, एक एज से जो बिलो एज है इसको आप इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, 1 से 5 जो है उसको बेबी बताया जाता है, और कई कई जगह पर आपको चिल्ड्रेन देखा जाएगा, तो चिल्ड्रेन अगर है तो उसको 5 से 12 लिया जाता है, लेकिन इन जनरल आप 1 से 12 को भी आप चिल्ड्रेन ले सकते हैं। 12 के बाद जो 12 से 16 तक आते हैं उसको हम एडोलसेंट बोलते हैं, उसके बाद जो एज आता है उसको हम एडल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये एज ग्रुप है, और 1 ईयर्स के अंदर जो होता है उसको भी किसी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे 6 मंथ से जो ज्यादा होते हैं, 6 to 1 ईयर्स जो होता है उसको आप इन्फेंट प्लस बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक नया टर्म आ गया।
और जब गर्भावस्था में रहते हैं उसको भी कैटेगरी किया जाता है उसके हिसाब से। सबसे पहले रहते हैं एम्ब्रो, वो मुझे ठीक से याद नहीं है, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में आएंगे। सबसे पहले एम्ब्रो और उसके बाद जैसे ही आपका 24 वीक हो जाता है उसके बाद फिटस होता है। अब एम्ब्रो को भी कई कैटेगरी में आपको डिफाइन किया जाता है। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन से, ये जो एम्ब्रो की डिविजन है ये मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन बाकी जो कैटेगरी है वो ऐसा ही है। यहाँ पर 24 वीक के बाद इसको आप फिटस कहेंगे और उससे पहले इसको एम्ब्रो किया जाता है, कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये डेमोग्राफी के जो ग्रुप से है ना, काफी बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ एडिशनल ईयर्स ए पर्सन कुड एक्सपेक्ट टू अलाइव। करंट सिचुएशन के हिसाब से एक पर्सन कितने देर तक जिंदा रह सकता है, कितने ईयर तक, ये हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और हमारे यहाँ पर जो अब हम एसडीआई मेजर करते हैं वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ काफी इंपॉर्टेंट चीजें माना जाता है। नेक्स्ट आता है लाइफ टेबल। अब ये क्या दिखाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग एट ईच एज। ठीक है, कितने ग्रुप में वो उसकी डेथ होने की संभावना है, मतलब 15 ईयर्स तक एज में कितने % संभावना है डेथ होने का, 30 ईयर्स तक एज में कितने % संभावना है डेथ होने का, इसको हम लाइफ टेबल बोलते हैं। और ये किसकी हिसाब क्या डिनोट करता है? न्यूट्रिशन को डिनोट करता है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी को डिनोट करता है, ये सारी चीजों को यहाँ पर डिनोट करता है। नेक्स्ट आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। अब ये क्या है? नंबर ऑफ वुमेन हु डाइज एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के कॉम्प्लिकेशन के कारण जितनी महिला मारे जाते हैं उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बोलते हैं। और इसको यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर 1000 नहीं, ठीक है, 100,000 मतलब 1,00,000 लाइव बर्थ के हिसाब से किया जाता है। और ये वुमेन के हिसाब से नहीं, लाइव बर्थ के हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये किस चीज को दिखाता है कि यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो कितना ज्यादा है, क्योंकि ये बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है फिकंडिटी। अब फिकंडिटी और फर्टिलिटी के बीच में जो एक थ्योरीज है हमारा, जो सैडलर के थ्योरीज है, वो इस दो टर्म के ऊपर रह गया। अब फिकंडिटी के फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ ए वुमेन टू प्रोड्यूस ए चिल्ड्रेन। जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी से चिल्ड्रेन प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं फिकंडिटी। और फर्टिलिटी क्या है कि एक्चुअल जितना होता है उसको हम फर्टिलिटी बोलते हैं। एक्चुअल रिप्रोडक्टिव जो परफॉर्मेंस है, जितने बर्थ होता है उसको हम, अगर बर्थ नहीं भी हो गया, बर्थ से पहले भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसको भी हम फर्टिलिटी के अंदर लेते हैं। तो ये फिकंडिटी और फर्टिलिटी जो है ये दोनों अलग अलग टर्म है। और इसके ऊपर एक थ्योरीज है जो सैडलर थ्योरीज, ये दो टर्म के ऊपर लाई करता है। फिकंडिटी है फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी। मान लीजिए किसी महिला को कैपेसिटी है कि वो कोई इनफर्टाइल नहीं है, वो कैपेसिटी है, ठीक है, उसके पास कैपेसिटी है, तो उसको हम फिकंडिटी बोलेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश मान लीजिए उसका बर्थ नहीं हुआ, उसका चाहे उसका शादी नहीं हुआ, उसके बच्चे नहीं हुआ, तो उसको हम फिकंडिटी के अंदर तो कैलकुलेट करेंगे लेकिन फर्टिलिटी के अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है नेटलिटी। नेटलिटी क्या है? बर्थ एज ए कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसको हम नेटलिटी बोलते हैं कि पॉपुलेशन की चेंज की कंपोनेंट के हिसाब में जब हम बर्थ को इंक्लूड करता है तो उसको हम नेटलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है पैरिटी। पैरिटी क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन प्रीवियसली बोर्न अलाइव टू ए वुमेन। मतलब 2 पैरिटी वुमेन के क्या मतलब है कि एक वुमेन जिसको 2 चिल्ड्रेन है, और 0 पैरिटी वुमेन मतलब जिसको चिल्ड्रेन नहीं है। तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एक वुमेन का दर्शाता है, कितने बच्चे उसको पहले हो चुका है। ठीक है, पहले हो चुका है, जिस डेट पे सर्वे किया जा रहा है या सेंसस किया जा रहा है उस डेट से पहले कितने बच्चे एक लड़की को या एक वुमेन को हो चुका है, उसको हम पैरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। ये क्या है? नंबर ऑफ फेटल डेथ आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, पहले जो हमने 24 वीक्स बताया था ना, यहाँ पर फिटस ये 24 नहीं, ये करेक्ट कर लीजिए 28 वीक से। ठीक है, ये 28 वीक से। तो अगर 28 वीक की प्रेगनेंसी के 28 वीक्स के बाद कोई डेथ होता है, ठीक है, तो उसको हम बाद से पहले 28 वीक्स के बाद और बाद से पहले कोई फिटस का अगर डेथ होता है तो उसको हम पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। तो ये फ्यूचर के बारे में जो प्रोजेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन का, ठीक है, वो किसके हिसाब से किया जाता है? फर्टिलिटी हो, मोर्टेलिटी हो या माइग्रेशन के हिसाब से हो। तो वहां पर कंट्री की जो पॉपुलेशन की प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्शन किया जाता है कि कितने पॉपुलेशन हो सकता है, उसको हम पॉपुलेशन प्रोजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या है? एनुअल नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स एजेस 28 to 1 ईयर। ठीक है, 28 दिन से 1 साल के बच्चे की जितनी डेथ होता है पर 1000 लाइव बर्थ के हिसाब से, उसको हम पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। अब न्यूनेटल किसको बोलते हैं? 1 डे से 28 डेज की जो बच्चे हैं उसको। सेक्स रेशियो, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। सर्वाइवल रेट, द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन इन ए स्पेसिफिक एज ग्रुप, एक पार्टिकुलर एज ग्रुप में जो एंटायर एट द एंड ऑफ इंटरवल, मतलब जब हम पॉपुलेशन देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए एज ग्रुप है 5 to 10 ईयर्स, तो
जितने लोग इस एज में जितनी पॉपुलेशन का डेथ होता है उसको छोड़ के जो भी पॉपुलेशन बॉर्न अलाइव है जिंदा है उसको हम सर्वाइवल रेट देखते हैं। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन मतलब मान लीजिए कि कोई डेमोग्राफिक एज ग्रुप में मान लीजिए कोई सेंसस ईयर में 5 से 10 साल के बच्चे थे कोई जगह पर, मान लीजिए 1000। अब उनमें से 800 जिंदा है और 200 मारे गए, तो यहाँ पर सर्वाइवल रेट 80% कह सकते हैं। और ये जनरली तब मेजर किया जाता है जब कोई पैंडेमिक हिट करता हो या मान लीजिए कोई वार हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, तो अभी इस तरह की चीजों का हिसाब किया जाता है। जैसे अभी पैंडेमिक हो चुका है कोरोना वायरस के चलते, तो यहाँ पर सर्वाइवल रेट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, ये क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट वुड बोर्न अलाइव टू ए वुमन, एक वुमन का जितना लाइफ टाइम में जितनी भी मान लीजिए लाइफ टाइम मतलब एक रिप्रोडक्टिव एज में 15 टू 49 ईयर्स ऑफ एजेस की जो वुमेन है वो जितने बच्चे का जन्म देता है उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। अब एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इसके बाद आएगा। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या है कि ये जो 15 टू 49 ईयर्स है ये टोटली चाइल्ड बियरिंग एज होता है। अब इसके बीच में अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 15 टू 20, अब उसके बाद 20 टू 25 एजेस ऑफ वुमेन से, ऐसे एज ग्रुप से, अब ये पार्टिकुलर एज ग्रुप का एक फर्टिलिटी रेट होता है। मतलब मान लीजिए 15 से 20 जो एजेस ग्रुप की वुमेन है उसका फर्टिलिटी रेट है 2, मतलब पर 1000 वुमेन के बीच, ठीक है, पर बर्थ पर वुमेन है 2, मतलब पर वुमेन के बीच 2 बच्चे का जन्म होता है। 20 टू 25 जो होता है वो 2.1। अब उसके बाद 25 से 30 तक होता है 1.9। जितना एज बढ़ेगा फर्टिलिटी रेट भी डिक्रीज होता जाएगा। तो इसी चीजों को ये पर्टिकुलर एज ग्रुप पे देखिए, फर्टिलिटी रेट का मतलब है बर्थ पर वुमेन, ठीक है, बर्थ पर वुमेन का मतलब है फर्टिलिटी रेट। पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो फर्टिलिटी रेट होता है उसको हम बोलते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। और टोटल फर्टिलिटी रेट किसको बोलते हैं कि 15 टू 14 ईयर्स जो चाइल्ड बियरिंग टोटल एज है उसमें जितनी भी बच्चे का जन्म होता है कोई एक पर वुमेन के हिसाब से उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर 5 एज ग्रुप है और 5 एज ग्रुप की फर्टिलिटी रेट को अगर हम प्लस करेंगे और उसके बाद हम उसको 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो जो एवरेज नंबर निकल के आएगा वो भी टोटल फर्टिलिटी रेट को दिखाएगा। या फिर एक ही एज ग्रुप को आप ले सकते हैं 15 टू 49। अब उसमें मान लीजिए जो वुमेन है किसी जगह पर वो है 20,000 और जो भी बच्चे का जन्म होता है वो है, ठीक है, 21,000। तो इसी को हम बोलेंगे, अब इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगा, जैसे यहाँ पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.05 ऐसा कुछ, तो इसी को हम बोलेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट आता है यंग पॉपुलेशन। अब पहले ही हमने एडल्ट पॉपुलेशन देखा था, अब यंग पॉपुलेशन क्या है? रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगर किसी एज ग्रुप में रहते हैं तो उसको हम यंग पॉपुलेशन बोलेंगे और यह लो मीडियन एज को दर्शाता है। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है कि बर्थ और डेथ दोनों ही सेम होता है, दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, बर्थ भी जितना होता है और डेथ भी उतना ही होता है। और उसके साथ साथ देखिए जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि कोई माइग्रेशन नहीं होता, माइग्रेशन होता है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों ही सेम होता है। और ये यूरोपियन जो कंट्रीज है वहां पर हमें ये चीजें देखने को मिलेगा, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पर बर्थ और डेथ लगभग सेम रहता है। ओके, तो ये थे हमारे 40 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डेमोग्राफी के। अगर इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जियोग्राफी की जो पॉपुलेशन जियोग्राफी है उसकी काफी ज्यादा पोर्शंस को कवर करता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगले क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए जो सैडलर की थ्योरीज है जो हम बीच पे छोड़ के चले गए थे, वो सैडलर की थ्योरीज हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। बाय बाय, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस।